नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। ये वक्त है हमारे खास कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल का। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं, सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर जो कि करनाल से जीते हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, संघ की भी पसंद है। जो बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय नेतृत्व ने खट्टर के नाम पर मुहर लगा दी है। तो माना यही जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे और विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें इस बाबत ऐलान किया जाएगा। हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। तमाम नामों को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इन सबके बीच जो बड़ी खबर है, अभी जो ताजा सूचना हमें मिल रही है, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। करनाल से रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं मनोहर लाल खट्टर। विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कल ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होने वाली है उस ओर अब निगाहें रहेंगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि करीब करीब मनोहर लाल खट्टर का नाम तय। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बताएं क्या पता चल पा रहा है? देखिए, दिन भर हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर वहां पर दौड़ धूप हुई। राजनीतिक गलियारों में लगातार मीटिंगों का दौर जारी था, लेकिन जो खबरें मिल रही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मुहर लगा दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर का नाम लगभग तय हो गया है। कल दिन में 12 बजे जब मीटिंग होगी तो उसमें औपचारिक ऐलान होगा मनोहर लाल खट्टर को लेकर। और पहले मैं आपको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो जब हरियाणा में वो रैली कर रहे थे, उन्होंने कहा भी था कि हरियाणा मेरा दूसरा घर है। उस वक्त जब हरियाणा में वो प्रवास पर थे तो उस वक्त वहां पर संगठन मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं मनोहर लाल खट्टर। संघ के बहुत नजदीकी, और सबसे बड़ी बात थी जो सबसे ज्यादा उनके पक्ष में जाती है कि बहुत ही क्लीन छवि के हैं और बहुत ही बेदाग माने जाते हैं, साफ सुथरी छवि के माने जाते हैं। और सीनियर होने के नाते की जिस तरह से सरफटोबल है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर, ऐसे में सबसे सुटेबल नाम जो केंद्रीय नेतृत्व को लगा वो मनोहर लाल खट्टर का है। और इसीलिए चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को यहां बता दें कि सबसे पहले यह खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। हमने आपको बताया था किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे आगे चल रहा है मुख्यमंत्री की ये जो रेस वहां देखने को मिली हरियाणा में। वैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। हरियाणा में तो बीजेपी का परचम ऐसा लहराया कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी सेंचुरी लगाते हुए सरकार बनाने की दहलीज पर खड़ी है। बीजेपी जिस तरह महाराष्ट्र में बहुमत से कुछ दूर रह गई, उसने कई सियासी समीकरणों को जन्म दे दिया है। और सबसे अहम यह है कि जिस एनसीपी को बीजेपी ने भ्रष्टाचारवादी पार्टी कहा, उसी एनसीपी ने बिना मांगे, बिना किसी शर्त के बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। शिवसेना जो कि बीजेपी को समर्थन के एवज में बाहें मरोड़ने की फिराक में थी, उसके लिए एनसीपी का यह कदम बड़ा झटका था। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में आए इस नाटकीय मोड़ ने कई सवाल भी खड़े किए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार की जांच से बचने के लिए एनसीपी ने बीजेपी को समर्थन दिया? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी में फिक्सिंग थी? कहीं शिवसेना को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने पवार कार्ड तो नहीं खेला? तमाम सवालों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रविवार को अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तस्वीर पूरी तरह साफ भी नहीं हुई थी। अभी नतीजे यही संकेत दे रहे थे कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन बहुमत से दूर रहेगी। अभी मुंबई से दिल्ली तक बीजेपी के जश्न की आतिशबाजी शुरू भी नहीं हुई थी कि महाराष्ट्र की अगली सरकार के भविष्य पर छाए कोहरे को शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने एक झटके में साफ कर दिया। एनसीपी ने बीजेपी को बिना शर्त समर्थन की पेशकश कर सारे सियासी समीकरणों को उलट दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है और सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है और उनके पास कुछ नंबर कम पड़ रहे हैं, 20-25। तो सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के हित में एक स्थिर सरकार की स्थापना करने के लिए हमने ये ऑफर दिया है। एनसीपी की पेशकश की सियासत एकदम सीधी थी। ये कहने के लिए महाराष्ट्र के जनादेश का सम्मान था, लेकिन पवार खानदान का पावर गेम समझना बेहद आसान था। एनसीपी इस प्रयास में है कि अजीत पवार के जो भ्रष्टाचार है 71,000 करोड़ रुपए की सिंचाई का, कहीं
सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई न करे, इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं भाजपा की तरफ। लेकिन सवाल था कि जिस बीजेपी ने, जिस नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों में एनसीपी को भ्रष्ट बताया था, जिस एनसीपी को उन्होंने परिवार की जागीर बताया, क्या सरकार बनाने के लिए वो उसी पार्टी से समर्थन लेंगे? बीजेपी ने इस सवाल का सीधे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एनसीपी के समर्थन से इनकार भी नहीं किया। पटेल जी ने ये कहा है कि महाराष्ट्र की जनता का जनादेश है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हम उनको बिना शर्त समर्थन देना चाहते हैं, ये बयान है। और मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र का तकाजा है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका सरकार बनाने का अधिकार है। बीजेपी की ये रणनीति शिवसेना के खिलाफ दबाव की राजनीति थी। अब गेंद शिवसेना के पाले में थी कि उसे बीजेपी के साथ रहकर सत्ता का वनवास तोड़ना है या फिर विपक्ष में रहना है। बीजेपी का दांव बिल्कुल सटीक पड़ा और शिवसेना ने पॉजिटिव सिग्नल देने शुरू कर दिए। जब कोई ठोस प्रपोजल किसी प्रकार का आएगा, प्रपोजल आने के बाद में उस प्रकार पर उद्धव जी बयान करेंगे, क्योंकि ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी? क्या वो एनसीपी के भ्रष्टाचार की जांच से बचने के सियासी दांव की कीमत पर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, या फिर पवार के पावर गेम पर नरमी दिखा रही बीजेपी क्या शिवसेना को साथ आने के लिए सख्त संदेश देने की राजनीति कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन क्या इस तरह की संभावनाएं भी देखने को मिलेंगी? जनता को इस पर यकीन नहीं है। तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एनसीपी से चित्रा वाघ मेरे साथ मौजूद है। अनंत तरे, शिवसेना के नेता से भी हमारी बातचीत होगी, और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात होगी। और पहला सवाल चित्रा वाघ जी, आप लोगों से ही है। बिना मांगे बीजेपी को समर्थन, लोग कह रहे हैं और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि दरअसल भ्रष्टाचार की जांच से बचने के लिए एनसीपी बीजेपी को समर्थन दे रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार लाने की हमारी मंशा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे पार्टी ने ये सपोर्ट महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार आज ऐसे कोई। चित्रा जी, मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर हम तक नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि जब ये तकनीकी खामी दूर हो जाए मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे मेरा सवाल है, अगर आप एनसीपी से समर्थन लेंगे, उस एनसीपी से जिसे आपने भ्रष्टाचारवादी पार्टी तक कहा, तो फिर उसके खिलाफ जांच का क्या होगा? हम पे आक्रमण किया जा रहा है कि अच्छा आपने एनसीपी से क्यों समर्थन ले लिया। अभी तक तो कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी तो पार्टी के ऑब्जर्वर जाएंगे महाराष्ट्र, वहां जाके ये पूरा चयन प्रक्रिया आरंभ होगा। हमारे नेता विधानमंडल का, मैं मानता हूं आपकी बात, साथ सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, नहीं लिया गया, सही है, निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन इसके पहले जब चुनावी मंचों से भाषण दिए जाते थे, जब एनसीपी को भ्रष्टाचारवादी पार्टी, और मैं तो आपको सुनाता हूं क्या कुछ कहा था नरेंद्र मोदी साहब ने, दर्शकों को भी एक बार फिर से सुनाता हूं। नेचुरली करप्ट पार्टी, मैं सुना हुआ हूं, मैं जानता हूं। तो नेचुरली करप्ट पार्टी के खिलाफ बोलने में क्या जा रहा है कि आप निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये किसी पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो आप लोगों ने निर्णय तब नहीं लिया था कि हम उसे नेचुरली करप्ट पार्टी कहेंगे कि नहीं एनसीपी को? अखिलेश जी, अब एनसीपी ने कहा कि हम समर्थन देंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या हम उसके मुंह पे हाथ रख देते कि ऐसा क्यों कहा? नहीं, आप ये कहिए हम समर्थन नहीं लेंगे। निर्णय हम ये निर्णय लेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा जी, आप ये कहिए कि आप भ्रष्टाचारी को हम समर्थन नहीं लेंगे। हमने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है, हम आपके खिलाफ जनता के बीच गए थे। अरे वो कहाँ कह रहे हैं कि हमारे सरकार में आ रहे हैं, वो बाहर से कुछ भी करेंगे, हम थोड़ी बाहर से कुछ रोक देंगे जाके। बाहर से अगर कोई देगा तो आपकी देखिए, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? आसान ये चीज नहीं है जिस तरह से सरल भाषा में आप समझाना चाह रहे हैं। अगर किसी पार्टी के समर्थन से आप सरकार चलाएंगे तो उसकी 10 बातें माननी तो पड़ेंगी आपको। नहीं, ये बहुत आसान है। हम किसके साथ मिलके सरकार बनाएंगे ये तो निर्णय हमारी पार्टी लेगी। कोई बाहर से कुछ देना चाहता है, हमने अभी तक लिया नहीं है, और आप पूछ रहे हैं अच्छा वो क्यों दे रहा है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? नहीं कर रहे हैं, दे रहा है, सवाल ये है, लेना नहीं लेना हमारी मर्जी है। ठीक है, चलिए। मीम अफजल जी, क्या बीजेपी एनसीपी के बीच मैच फिक्स था? जी, मेरा ख्याल लगता तो है
मेरे पास कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, गैर जिम्मेदारी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन सारे आकलन और जो चीजें बॉडी लैंग्वेज है वो सब यही बता रही है कि शायद पहले से कुछ तय था मामला। जहां तक अभी संबित जी ने कहा, इनकी ये बात बड़ी सही है कि अगर कोई बाहर से इनको सपोर्ट कर रहा है तो ये बेचारे क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि हमें ऐसी पार्टी की सपोर्ट नहीं चाहिए जो नेचुरली करप्ट पार्टी है। भाई नेचुरली जो आइडियोलॉजिकल पार्टी है उसकी तरफ जरा सा हाथ बढ़ाने की कोशिश की होती तो शायद आज चैनल पर बैठकर आपको इतना डिफेंसिव ना होना पड़ता। जी जी जी। तो आप नेचुरली करप्ट पार्टी, जिसके बारे में आपके बड़े नेता मोदी जी ने यह कहा कि इनका जो चुनाव चिन्ह है घड़ी का निशान, उसमें 10:10 होते हैं, तो ये 10 साल के अंदर 10 गुना करप्ट पार्टी हो गई है। बिल्कुल डॉक्टर संबित पात्रा, तो देखिए उसके जनता तो ये उम्मीद कर रही थी, घंटे से जो खामोशी है, समझ गया अमीम अफजल साहब, मैं आपकी बात समझ गया। डॉक्टर संबित पात्रा से मेरा सवाल है, डॉक्टर संबित पात्रा, जब इसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी दिल्ली में और जब कांग्रेस ने बाहर से बिना शर्त समर्थन दिया था, तब तो आप लोगों ने तमाम सवाल खड़े किए थे। अब अगर वही स्थिति महाराष्ट्र में बन रही है, जिस पार्टी के खिलाफ आप लोगों ने तमाम बातें कही, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया, उसी से अगर आप समर्थन लेंगे तो जनता के बीच फिर दोबारा कैसे जाएंगे? क्यों नहीं आप डंके की चोट पर कहते हैं कि हम सरकार में आए तो एनसीपी के खिलाफ तमाम जांच करेंगे? अखिलेश जी, मैं उत्तर दूं इससे पहले मैं पहले मीम साहब को नमस्ते करूंगा। बहुत दिन बाद मीम साहब के साथ बैठा हूं, मेरे बड़े भाई हैं। मगर ये अभी घड़ी की बात कर रहे थे, जब कांग्रेस का टाइम खुद खराब चल रहा हो तो अपनी घड़ी को छोड़ के ये दूसरों की घड़ी को ना देखे। घड़ी के विषय में हमने जो कहा था, कोई जांच वांच नहीं करने वाले, एक्सेप्ट कर लिया, आपका जमाना है, अपनी बात करिए ना। हमने तो एक्सेप्ट कर लिया डिफीट। मैं उत्तर दे रहा हूं, जनता को कह दिया कि आपका फैसला सर आंखों के ऊपर है। अभी तो अब आपके कैरेक्टर और आपकी चाल और चलन चरित्र इस सब का सवाल है ना। अब उत्तर सुन लीजिए। नहीं, आप उत्तर सुन लीजिए। अखिलेश जी, आपने ये हमारा बुरा वक्त है, आपका तो अच्छा है। देखिए अच्छे वक्त में क्या क्या काम कर रहे हैं आप? नहीं, वो ठीक है, उसी लिए तो मैं उत्तर दे। अपने जो नेचुरली आइडियोलॉजिकल पार्टी है उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं आप। एक सेकंड शांत। हाँ, नहीं कोई, अरे आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है शिवसेना और एनसीपी की? आप पहले राहुल जी की चिंता तो कर लीजिए। मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे सवाल का जवाब अधूरा रह गया। डॉक्टर संबित पात्रा, मीम अफजल जी, वो शिवसेना के साथ क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल, ईमेल भेज रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो हम कर लेंगे। जी डॉक्टर संबित पात्रा, मेरा सीधा सवाल था, मेरा सीधा सवाल ये था, अगर आप लोग अभी सरकार बनाने जा रहे हैं तो एनसीपी के खिलाफ जांच की बात कहिए ना कि उसके समर्थन से सरकार चलाने की बात। बारे में खुद मोदी जी ने कहा कि मैं शिवसेना के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। शांत मीम साहब, अब उसको इनडायरेक्टली आप ब्लैकमेल कर रहे हो। देखिए मीम साहब, एनसीपी का नाम लेकर के। अरे मीम साहब, मैं यही तो बोल रहा हूँ, हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम वहां जीमेल भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो आपका विषय थोड़ी है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको चिंता। वो तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं आया हमारे पास। देश का विषय है, आपने कहा से मालूम कर लिया, हमारा विषय भी आपका भी विषय है। नहीं, हमारे हर काम में आप टांग अड़ाते थे, बस अब हम आपके काम में टांग अड़ा रहे हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। काम ही नहीं करते थे तो हम कहां से अड़ा दे? डॉक्टर मीम साहब, आप कौन सा काम सर आपस में देखिए, आप लोग यूं उलझेंगे ना तो जो जनता के सवाल है वो ऐसे ही हवा में रह जाएंगे। हमारे कामों की आप डॉक्टर संबित पात्रा जी और मीम अफजल जी, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आप दें प्लीज। डॉक्टर संबित पात्रा जी, सीधा सवाल आपसे, मैं चित्राबाद जी का भी रुख करूंगा, एनसीपी के नेता मेरे साथ जुड़ गई हैं। वो एनसीपी जो कल तक आपके लिए भ्रष्टाचारी पार्टी थी, अब उसके खिलाफ जांच की बात कहने की बजाय जो कि आप चुनावी भाषण में कहा करते थे, उसकी समर्थन से सरकार लेने की बात पर, समर्थन से सरकार चलाने की बात पर खामोश है डॉक्टर संबित पात्रा। नहीं अखिलेश जी, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या वहां महाराष्ट्र में सरकार बन गई है? क्या वहां चीफ मिनिस्टर अपने कुर्सी में बैठ गए हैं? क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स बन गए हैं? नहीं बने हैं सर, लेकिन आप खारिज क्यों नहीं करते हैं इस चीज को? करना अरे बनने के बाद ही तो कहेंगे एनसीपी भ्रष्टाचारी पार्टी कल तक हमारे लिए थी, आज भी हम उसका समर्थन नहीं लेंगे। ये तो आप कम से कम कह सकते थे सर, जनता यही सुनना चाह रही है। नहीं, जनता सब जानती है, जनता चुन के भेजी है। जनता क्या सुनना चाहती है, क्या ही नहीं सुनना चाहती है, वो हम पे छोड़ दीजिए। अच्छा ये बताइए, विषय है अभी तो हमने लिया नहीं। अजीत पवार साहब के पास जो सिंचाई विभाग था, कहते हैं 71,000 करोड़ का वहां पर घपला हुआ, उनके खिलाफ जांच होगी कि नहीं, ये तो बता सकते हैं आप? अरे जिसने गड़बड़ी की किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, इसमें आप निश्चिंत रहिए। जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की उनको किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। चित्राबाद जी, अब यहीं से आपसे सवाल है, ठीक है
चित्रा बाग जी एनसीपी की नेता मेरे साथ मौजूद हैं। मैम देखिए, अब यही सवाल खड़ा हो गया। संबित पात्रा साफ साफ कह रहे हैं कि जिसने गड़बड़ी की उसको नहीं छोड़ा जाएगा। क्या यही डर तो नहीं है जिस वजह से आप लोग बिना शर्त बिना मांगे समर्थन देने को तैयार हो गई हैं बीजेपी को? और आज की तारीख में कोई भी पार्टी यहाँ बहुमत से नहीं आई है, इसलिए हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, वो भी अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। ये हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में स्थिर सरकार है, बस यही हमारी मनीषा, यही हमारी पार्टी की जो बात हमारे नेताओं ने तो नहीं है। देखिए चित्रा बाग, महाराष्ट्र के हित की बात है। चित्रा बाग जी, एनसीपी का जब से गठन हुआ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई मनीषा नहीं है। जब से गठन हुआ है आज तक आप लोग विपक्ष में नहीं बैठी। कभी विपक्ष का भी तो मजा लीजिए, विपक्ष में बैठकर सवाल भी कुछ पूछिए। बाहर से ही सरकार चलाने की क्यों जल्दबाजी है? अच्छा, वो क्या करेंगे? वो किस चीज की मजा ले, वो भी आप कहेंगे। नहीं डॉक्टर संबित पात्रा जी, आप खुश हो रहे हैं, मुझे पता है। शिवसेना आपकी बाहें मरोड़ नहीं पा रही है, बहुत पूरी करने दीजिए। जी चित्रा बाग जी, आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। बोलिए मैडम, बोलिए। 99 से जब हमारी पार्टी फॉर्म हुई है, तब से हम इलेक्शन में जीतते आए हैं। इस बार जो है हमारा परफॉर्मेंस जो है कुछ कम रहा है, और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में त्रिशंकु सरकार ना आए, महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार चाहिए। इसीलिए एनसीपी जो है बाहर से सरकार बनाने दीजिए ना। बीजेपी और शिवसेना नेचुरल अलाय हैं, वो लोग मिलकर सरकार बना लेंगे। कल तक जो पार्टी आपके लिए सांप्रदायिक पार्टी थी, हमने बोला हुआ है, हमने ये कहा हुआ है, हमारा सपोर्ट लेना ना लेना ये बीजेपी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमारे नेताओं ने हमारे यहाँ से ये प्रस्ताव रखा हुआ है कि हम आपको बाहर से सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन चित्रा जी, आत्मसम्मान कोई बात होती है चित्रा बाग जी, और वो सिर्फ आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता को जेल भेजने की बात जो पार्टी कह रही है, आप सरकार चलाने को बेताब है। देखिए, मैं फिर से आपको एक बार कहूंगी कि ये जो है बार बार बोल के कि हमारे नेता भ्रष्टाचारी है, इससे पहले भी काफी बार जांच हो चुकी है और इससे कोई निष्पन्न नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश की जनता ने ये देखा हुआ है। लेकिन कोई हमारे किसी नेता के बचाव के लिए हम ये सरकार में नहीं आना चाहते। हमने आपसे कहा कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र में एक जैसी सरकार आए, त्रिशंकु सरकार ना आए, और वहां पे चलिए ठीक है, मतलब सरकार में ही नाक सामने से पकड़िए, हाथ घुमाकर पकड़िए, बात वही है। सरकार में अंदर से रह के सरकार चला लीजिए या बाहर से। ऐसा तो होगा नहीं कि सरकार अगर आपके समर्थन से चल रही है तो आपके खिलाफ ये सरकार जांच करेगी। प्रैक्टिकली वो मुमकिन है नहीं। मीम अफजल साहब, इससे पहले भी काफी जांच हो चुकी है। पहली बात तो मैं चित्रा जी से ये पूछना चाहता हूँ, बार जांच हो चुकी है, आपका उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। जी हेलो जी, मीम अफजल साहब, आवाज नहीं आ रही है। मीम अफजल जी आपसे मुखातिब है, आपके पुराने दोस्त मीम अफजल जी। शायद मीम अफजल साहब तक भी कोई तकनीकी खामी आ रही है, उन तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत उत्साहित होकर आप इतनी देर से। देखिए, मैं एक ऐसा उत्तर दे देता हूं, टेक्निकल उत्तर, जिसको सुन के आपको आप क्लियर हो जाएगा विषय। बोलिए। आप देखिए, जो पूरा मामला हुआ है, एनसीपी ने कहा है कि अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। चलिए, कल को मानते हैं कि हरियाणा में कुछ ऐसी, महाराष्ट्र में कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिसमें कि भाजपा की सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया, मतलब उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया। अब जो एनसीपी की सरकार है वो भाजपा के खिलाफ मत नहीं डालेगी, तो क्या हम जाके उनको बोलेंगे अरे क्यों नहीं डाला रे, मत हमारे खिलाफ डालो, हमारे खिलाफ डालो, ऐसा बोलेंगे क्या? अब वो नहीं डाल रही है तो हम क्या बोलेंगे? तो यही तो अवसरवाद है ना डॉक्टर संबित पात्रा जी, यही तो अवसरवाद है राजनीति में। फिर कल तक जो आपके लिए अच्छी थी जो पार्टी, जिसको भ्रष्टाचार से डूबा हुआ, आतंक भ्रष्टाचार से डूबा हुआ बता रहे थे। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ। सर एक मिनट, डॉक्टर संबित पात्रा एक और लाइन जरा सुन लीजिए, अपनी बात रखिएगा। सर गुजारिश करता हूं, ये लाइन सुन लीजिए, अपनी बात रखिएगा, पूरा मौका मैं आपको दूंगा। नरेंद्र मोदी साहब ने भाषण के दौरान यह भी कहा था कि अगर ये फिर से सत्ता में आती है एनसीपी के बारे में, तो इसकी भ्रष्ट गतिविधियां और बढ़ेंगी। तो हम कैसे मान लें कि सत्ता में नहीं आती है लेकिन सरकार बाहर से चलाती है तो उसकी भ्रष्ट गतिविधियां नहीं बढ़ेंगी? देखिए, दो शब्द हैं, उनको समझ लीजिए, एक है कंडीशनल, एक है अनकंडीशनल। जो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने दिल्ली में दिया था वो कंडीशनल सपोर्ट था। 10 पॉइंट लिख के दिए गए थे कि आप फलाना 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 चीज करेंगे तब हम आपके साथ चिपके रहेंगे, आप फलाना फलाना से भटक जाएंगे तो हम अलग हो जाएंगे। यहाँ पे अनकंडीशनल सपोर्ट, हम क्या कर सकते हैं?
ना कुछ लिखा गया है, ना कुछ बोला गया है। जब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये वोट डालेंगे, नहीं डालेंगे हमारे खिलाफ, तो क्या हमको फोन करके बोलेंगे अरे क्यों नहीं वोट डाला हमारे खिलाफ, जाके डालो? ऐसा तो नहीं होता है। वो आप मत बोलिए, थोड़ी वो मत बोलिए, लेकिन ये तो कहिए कि हम आपसे समर्थन नहीं लेंगे क्योंकि आप भ्रष्टाचारी पार्टी हमारे लिए कल तक थी चुनाव से पहले। अरे वो समर्थन नहीं, कहां लिया है समर्थन? अभी तो निर्णय भी नहीं हुआ है। आपने निर्णय नहीं लिया लेकिन खारिज भी तो नहीं कर रहे हैं, तब आप ये डिबेट करिएगा ना। सवाल तो इसीलिए डॉक्टर संबित पात्रा ये खड़ा हो रहा है कि आप खारिज भी तो नहीं कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है ऐसा आप लोगों ने जानबूझकर ये गेम किया था कि शिवसेना आपकी बाहें नहीं मरोड़ पाए ज्यादा। कहीं ये कोई चाल तो नहीं है डॉक्टर संबित पात्रा? विपक्षी पार्टियां ऐसा भी कह रही हैं। कौन से आईबी ने रिपोर्ट दिया है? विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। राहुल गांधी जी के आईबी ने रिपोर्ट दिया है क्या? राहुल गांधी जी को जो कौन सी विपक्षी पार्टी, वही तो बोल रहा हूँ, राहुल गांधी को आईबी जो बताती है आके चुपके वही वाली आईबी मीम अफजल कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा हमने किया था। मीम अफजल मीम साहब से पूछिए। ठीक है मीम अफजल जी। देखिए, मैं तो जो हमारी चित्रा जी हैं उनसे पहले पूछ रहा था कि 15 साल तक आपने हमारे साथ मिलकर के महाराष्ट्र को चलाया, आपके मंत्रियों पर करप्शन के इल्जाम भी लगे, अब जी फिर से किसी तरह की दिक्कत आ रही, तकनीकी खामी आ गई है, फिर से कोई दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, मुझे लगता है सुलझा लिया जाए जल्दी, फिर बातचीत हो पाएगी। चित्रा बाग जी, आपसे अब एक बार फिर से वही सवाल है, आप लोगों के लिए अगर बीजेपी कल तक सांप्रदायिक पार्टी थी तो आज ऐसा क्या हो गया, कौन सी परिस्थितियां बदल गई कि उसी तथाकथित सांप्रदायिक पार्टी को समर्थन देने के लिए आप लोग बेताब हैं? बिना मांगे समर्थन क्या ऐलान कर दिया गया, वो भी तब जबकि पूरी तरह से महाराष्ट्र के नतीजे भी नहीं आए थे, सिर्फ ये लग रहा था कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। फिर से नहीं, देखो बात ऐसी है कि 100 ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुके थे, 110 115 के आगे निकल चुके थे, जिसका सीधा सामने दिख रहा था कि सबसे बड़ी पार्टी बन के बीजेपी आएगी महाराष्ट्र में, और उसी प्रकार हुआ है। और फिर से मैं आपको यही कहूंगी कि यहाँ हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया हुआ है, हम सत्ता में नहीं जाएंगे सिर्फ महाराष्ट्र के हित के लिए कि यहाँ पे त्रिशंकु सरकार। आपके पास क्या ये विकल्प था चित्रावाल जी की किसी कंडीशन के साथ आप सपोर्ट दे रहे हैं? नहीं चित्रा जी, की आपके पास ये भी विकल्प था कि आप किसी कंडीशन के साथ सपोर्ट दें बीजेपी को? बिल्कुल नहीं, ऐसे कुछ नहीं था, हमने यही नहीं सुना। था। आपने तो आप अनकंडीशनली सपोर्ट देती, लेकिन वो अनकंडीशनल सपोर्ट क्यों, यही तो प्रफुल्ल भाई ने जो कल की मैं आपको यही बोल रही हूँ, प्रफुल्ल भाई ने जो हमारे पार्टी से जो कल की स्टेटमेंट दी है, वो आप अगर ठीक से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि महाराष्ट्र के हित के लिए कि यहाँ पे जो है एक कोई भी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। इसलिए आपको ये कैसे पता चल गया कि सरकार नहीं बन सकती है? ताकि महाराष्ट्र नहीं, ये कैसे पता चल गया? बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बना सकती है। अब तब तक ये तो स्पष्ट नहीं हुआ था कि दोनों साथ में नहीं आ रहे हैं, अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। शिवसेना बीजेपी की अलाई है, 25 साल तक दोनों दोस्त रहे, हो सकता है दोस्ती में एक बार फिर से खून में उबाल आए, दोनों एक साथ हो जाए। आप इंतजार कर लेती मैडम? हम इस बात आप जो कहते हैं हम किसी बात के लिए डिनाई नहीं करते, लेकिन हमने हमारे पार्टी की तरफ से प्रस्ताव दिया हुआ है। आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये बीजेपी सोचेगी, लेकिन जो हमारे पार्टी को ठीक लगा वो हमने सामने रखा हुआ है। हाँ, डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं कुछ। देखिए अखिलेश जी, एक महत्वपूर्ण विषय को ध्यानपूर्वक समझिए कि महाराष्ट्र में जनता ने एक जनादेश दिया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 25 वर्ष के बाद एक ऐसी पार्टी के रूप में उभारा है जो शतक से आगे बढ़ी है, 100 से आगे बढ़ी है अकेले के दम पे। तो स्वाभाविक रूप से जनता का मन है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने, उसकी अगुवाई में सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र में विकास हो। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं, जो साइड प्लेयर्स हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि वो कहें कि हाँ, हम रायता नहीं फैलाएंगे, हम कंस्ट्रक्टिव वे से चाहते हैं कि आप सरकार चलाएं। हम किसके अलायंस में चलाएंगे ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड समय के साथ तय करेगी। अब ऐसे अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व बनता है, ये लाइन आपने दिल्ली में क्यों नहीं ली बढ़ाने की मदद करे। चलिए ठीक है, दिल्ली में लाइन शिवसेना से अनंत आर्य भी जुड़ गए हैं। अनंत आर्य साहब मेरे साथ मौजूद है। अनंत जी, अब ऐसे में एक सवाल ये खड़ा हो गया, उसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूंगा कि ये जो एनसीपी का कदम है, बिना शर्त समर्थन का ऐलान जो एनसीपी ने कर दिया, उससे कहीं आप लोग कमजोर तो नहीं पड़ गए? आप लोग जिस तरह से बार्गेन करना चाह रहे थे बीजेपी से, कहीं उसमें चूक तो नहीं रहे? इस पर भी तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी ये तो तय हो चुका है, लेकिन सरकार कैसे बनेगी ये तय नहीं है। और इन सब के बीच एनसीपी ने जिस तरह से जल्दबाजी में बिना देर किए हुए, बिना नतीजों का पूरी तरीके से इंतजार किए हुए यह ऐलान कर दिया कि बिना शर्त वो बीजेपी को समर्थन देगी, कई सवाल खड़े हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त अनंत आर्य साहब भी जुड़ गए हैं, आप शिवसेना के नेता हैं। अनंत आर्य जी, ब्रेक के पहले भी बातचीत हो रही थी, आप कुछ देर से जुड़े हैं, लेकिन एक सीधा सा सवाल है आपसे
क्या आपको लगता है कि बीजेपी दरअसल ये दबाव की राजनीति कर रही है, आप लोगों को कंट्रोल में करने के लिए बीजेपी ने यह पवार कार्ड खेल दिया है? एक सवाल ये आपका, मैं मानता हूं पहले जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दूंगा। ये एनसीपी जो है, इनके खाने के दांत और बताने के दांत अलग है। इनकी स्थापना कैसी हुई? 1999 में जब आदरणीय शरद पवार साहब बोले कि मेरे को परदेशी औरत के नीचे हाथ पीएम बन के काम करना नहीं है, करके एनसीपी की स्थापना हुई। और बाद में यही शरद पवार साहब सोनिया गांधी के साथ काम करना चालू गए, उधर मिनिस्टर हो गया। आज भी वैसा ही है। इनको दो बात सिद्ध करना है। एक तो हमारा 25 साल का जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो संगठन से हमको दूर करना चाहती है। और साथ साथ में ये महाराष्ट्र में जो 15 साल में जो घोटाले हुए, संबित पात्रा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे हैं अनंत तरे साहब। आप लोगों के साथ जो इनका रिश्ता है उसको दूर करने की कोशिश एनसीपी कर रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जो टी से जो दर्द है अनंत तरे का, जो यहाँ पे वो कह रहे हैं। दूसरी बात ये अखिलेश जी, यही कहा था। मैं जवाब ले लेता हूँ। अनंत तरे जी, आपने जो बात कही ना महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर संबित पात्रा से पहले उसका जवाब ले लूं, फिर आप दूसरी बात कहिएगा। संबित पात्रा जी, ठीक है। मैंने आपको यही कहा था कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज है इंक्लूडिंग एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस महाराष्ट्र में, उनका ये दायित्व बनता है कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से एक स्थिर सरकार बन सके और महाराष्ट्र की उन्नति के लिए काम हो, उसके लिए सभी सहयोगी बने। सभी सहयोगी बने। डिबेट में लड़ने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, मेरा सीधा सा सवाल है संबित पात्रा जी, महाराष्ट्र पीछे है, सभी सहयोगी बनके कंस्ट्रक्टिव नहीं, सभी तो सहयोगी बनेंगे, लेकिन जरा मुझे ये बताइए, समर्थन लेंगे, ये हमारा विषय है, बाद में होगा ये। डॉक्टर संबित पात्रा, जरा मुझे यह समझाइए, नरेंद्र मोदी ने जो परिभाषा गढ़ी थी एनसीपी की, नेचुरली करप्ट पार्टी, अभी भी एनसीपी को आप वो मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं एनसीपी ने या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर हमारे को समर्थन दे दिया तो हम उसके मुंह पे ताला तो नहीं लगा सकते हैं ना। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि अनकंडीशनल सपोर्ट है। अनकंडीशनल सपोर्ट का मतलब होता है हमारे पास कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी गई कि फलाना करोगे तभी सपोर्ट देंगे। अब घर में बैठ के कोई डिक्लेयर कर दे तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा क्यों डिक्लेयर कर दिया? अच्छा, तो उनका विषय। आप एनसीपी संजय सिंह जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारा अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। संबित पात्रा जी, संजय सिंह जी, आप लोगों ने भी दिल्ली में सरकार चलाई कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस से समर्थन लेकर, बीजेपी भी चला लेगी, क्या दिक्कत है? मैंने तो अभी समझाया था। नहीं, मैंने तो अभी समझाया था। कंडीशनल सपोर्ट। संबित पात्रा जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। 16 पॉइंट का चिट्ठी। संजय जी, एक मिनट पहले। हाँ। मैं अपनी बात कह लूं संबित पात्रा जी, मैं ये कह रहा हूं कि नेचुरली करप्ट पार्टी चुनाव प्रचार में जरूर कहा था अखिलेश आनंद जी। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मोदी जी ने भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था। और ये कहा था कि कांग्रेस एनसीपी में कोई अंतर नहीं है, दोनों पार्टी एक जैसी है। ये भी कहा था कि इसमें गुंडे माफियाओं की पार्टी है। ये भी कहा था कि इस पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला किया है। लेकिन अब जब चुनाव हो गए हैं तो वो नेचुरली क्लीन पार्टी हो गई है। अब उसका नाम बदल गया है, एनसीपी नेचुरली क्लीन पार्टी हो गई। नाम बदल गया क्या डॉक्टर संबित पात्रा? ऐलान कर दिया। उन्होंने कंडीशन रखा कि नहीं रखा, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि कंडीशन आप रखिए कि हम सिंचाई घोटाला कराएंगे, हम जो आपके काले कारनामे हैं उस पे जांच कराएंगे। संजय सिंह जी, आप लोगों ने भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था दिल्ली में, और कांग्रेस के समर्थन से आपने भी सरकार चला ली। क्या आपको ये बोलने का नैतिक हक है इसके बावजूद? आवाज ही नहीं निकाल रहे हैं। संजय सिंह जी, आप लोगों ने भी तो दिल्ली में कुछ कांग्रेस के साथ मिलकर ऐसे ही सरकार चलाई थी, जिसके खिलाफ चुनाव लड़े, जिसके भ्रष्टाचार पर आपने चोट किया। शीला दीक्षित को क्या नहीं कहा आपने? उसी के साथ, उन्हीं के समर्थन से आपने फिर सरकार चलाई दिल्ली में। हमने कांग्रेस के अनकंडीशनल सपोर्ट के बावजूद हमने 18 मुद्दे लिखे, हमने चिट्ठियां लिखी, हमने लिखा कि हम CWG में हुए घोटाले पर भी जांच करेंगे, हम शीला दीक्षित पे भी कार्रवाई कर सकते हैं। हमने 18 मुद्दे, हमने जन लोकपाल का भी मुद्दा उसमें डाला था। हमने सारे वो मुद्दे जो जनता से हमने वादा किया था, वो सारे मुद्दे हमने डाले थे। डॉक्टर संबित पात्रा, अभी मैं आता हूं। तब हमने सरकार का गठन किया था। जी, संबित पात्रा जवाब दीजिए। ऐसे नहीं कि आज आपको अनकंडीशनल। बोलिए सर, आप तो आ ही गए हरियाणा और महाराष्ट्र में भी, बोलिए, जवाब दीजिए। अब वो नेचुरली क्लीन पार्टी हो गई।
अखिलेश जी मेरे को वो चित्र, एक सेकेंड, अखिलेश जी मेरे को वो चित्र आज भी याद है जब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी अपने दोनों बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के खड़े थे कि ना भाजपा से ना कांग्रेस से मैं कंडीशनल या अनकंडीशनल सपोर्ट दूंगा। ये बाकी तो छोड़ दीजिए, जो बच्चों की बातों मैं देखिए, मैं कभी बीच में बोला क्या? अब आप उस लॉजिक को क्यों उठा रहे हैं? अरे आप तो चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है ना? नहीं, क्या आप आपके साथ खड़े हैं? आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं और आम आदमी पार्टी को लगातार बोलने देते हैं। ये कहाँ का डिबेट करवा रहे हैं? नहीं, आप मुझे पूरा बोलने दीजिए, उसके बाद आप मुझसे प्रश्न पूछिए। आप मुझे पूरा बोलने दीजिए, 1 लाख बार कसम खाई पूरे देश में जनसभाएं अगर आप निष्पक्ष रूप से डिबेट करना चाहते हैं तो पहले मुझे पूरा बोलने दीजिए। मेरे उत्तर में आप फिर संजय सिंह जी को ले आते हैं। दोनों साथ साथ मत बोलिए सर, क्यों नैतिक अधिकार नहीं है? बारी से बोलिए, चैनल ने बुलाया बोलने के लिए, क्यों नैतिक अधिकार नहीं है? हाँ समीर जी बोलिए, छोटे में रखिएगा सर अपनी बात। मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बच्चों नेचुरली क्लीन पार्टी के साथ आप जा रहे हैं। आधा घंटा बोले, मैं छोटे में रहने देखिए पैरेलल में आप दोनों बोलेंगे तो लोग किसी को नहीं सुन पाएंगे। वरना मैं कहूंगा कि जानबूझ के आम आदमी पार्टी को ज्यादा बोलने दिया जा रहा है। सिंचाई घोटाला किया तो किया, कोई दिक्कत नहीं। अरे जब आप बोल रहे थे मैं बीच में बोल रहा था क्या? संजय भाई थोड़ी तो शिष्टाचार रखिए। आपने बोला, मैंने बीच में बोला क्या? आप बड़े भाई हैं मेरे, आप कैसा कर रहे हैं? मैंने बार बार ये कहा कि जो बच्चों की तस्वीरों को याद करिए। अरविंद केजरीवाल जी महत्वाकांक्षा के कारण अपने बच्चों से कॉम्प्रोमाइज कर गए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है वो कंडीशनल सपोर्ट था। चिट्ठी कांग्रेस ने लिखा था कि फलाना फलाना पॉइंट के ऊपर हम सपोर्ट दे रहे हैं और ये मान गए और ये उनके साथ बैठ के एक साथ चलने लगे। यहां पर तो किसी चिट्ठी का हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई कंडीशन नहीं आया। ये घर में बैठ के सपोर्ट देते रहेंगे तो हम क्यों यहां नगाड़ा फूंके? मैंने तो सपोर्ट आप लेंगे कि नहीं लेंगे ये भी तो सर आप साफ नहीं कर पा रहे हैं। अनंत अरे जी, अखिलेश जी सर मैं आता हूँ आपके बैठक पर देश को गलत, हमारे लोग बैठक करेंगे तभी तो कुछ बोलेंगे। अभी बैठक ही नहीं हुआ है। संजय जी छोटे में अपनी बात रखिए, मैं अनंत अरे जी के पास जाऊंगा। शिवसेना के नेता मेरे साथ मौजूद है। संजय जी बिल्कुल छोटे में। कोई चिट्ठी कांग्रेस की तरफ से कंडीशन की नहीं आई थी, कोई चिट्ठी कांग्रेस। चलिए हम उससे आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर कभी और हम बात कर लेंगे। दिल्ली में जो कुछ हुआ वो जनता के सामने अब है। अनंत तरे जी बैठे, उनसे पूछ लीजिए। जी ठीक है, अभी महाराष्ट्र की बात हो रही है। अनंत अरे जी शिवसेना के नेता है। एक मिनट अनंत अरे जी, एक बयान आया है आपकी पार्टी की तरफ से कि सम्मानजनक ऑफर स्वीकार करेंगे। ये क्या सम्मानजनक ऑफर, किस सम्मानजनक ऑफर की आपको उम्मीद है बीजेपी से? देखो, शिवसेना एक बहुत पुरानी 40 साल से 46 ईयर से रीजनल पार्टी करके वहां पे है। उनका काम है। ये हमारा शिवसेना का जन्म सत्ता के लिए नहीं हुआ है। 80% सत्ता के लिए दोस्ती तो टूट गई सर। ये सत्ता के लिए तो दोस्ती टूट गई। उद्धव ठाकरे यही तो चाहते थे कि मुख्यमंत्री पद उन्हें ऑफर कर दे बीजेपी। 25 साल पुरानी दोस्ती इसी चक्कर में टूट गई आप लोग। क्या हो गया ना? देखो ये एक देखो अखिलेश जी, ये एक भी वो एग्जाम्पल आपके पास है। जिस बात से ठाकरे ने किसको मुख्यमंत्री बनाया, किसको मंत्री बनाया, किसको एमएलए बनाया, किसको मेयर बनाया, ऐसे ठाकरे कुटुंब से कोई आज तक मंत्री नहीं हुआ, कोई एमएलए नहीं हुआ, कोई खासदार नहीं हुआ। हम लोग ने डिसाइड किया, हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने डिसाइड किया कि ये बार माननीय उद्धव जी मुख्यमंत्री होना चाहिए। और बात समझाने के बाद उन्होंने तय किया कि भाई ठीक है, नहीं आप लोग चाह रहे थे ऐसा तो नहीं है। एक बात तो आप मानते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए सम्मानजनक ऑफर, किस ऑफर की उम्मीद है आपको बीजेपी से? छोटे में अगर आप बता पाए सर। ये अभी बीजेपी हमारे सहयोगी है, 25 साल से केंद्र में आज भी है, पर ये साफ नहीं कहते हैं। ये खाली ये बोलते, ये शिवसेना का जो सहयोग हमको, हम ना नहीं बोलते, हाँ क्यों नहीं बोलते, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम शिवसेना से सहयोग लेंगे। ऐसा अभी तक कोई बताया नहीं है। क्यों नहीं कह रहे हैं? ऐसा बोलते हैं, पॉजिटिव बोलना चाहिए, ऐसी मांग है। ये पर्दे के पीछे के खेल में जो आप लोग लगे हुए हैं, एनसीपी समर्थन देने की बात कह रही है, उसको आप ना नहीं कह रहे हैं, यहाँ आप हाँ नहीं कह रहे हैं। क्या खेल चल रहा है नेपथ्य में? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? अखिलेश जी, पर्दे के पीछे की बात को छोड़िए, पर्दे के आगे क्या हो रहा है वो देखिए। हमारे जो भाई हैं शिवसेना, वो खुद कह रहे हैं कि वो सत्ता नहीं चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो हमेशा से कहते हैं वो सत्ता के लिए उनका जन्म ही नहीं हुआ है। एनसीपी कह रही है उसको सत्ता नहीं चाहिए। बाबा, जिसको मिला है मैंडेट उसको अच्छे से सत्ता चलाने दीजिए। ये तो यही हो गया है, सब लोग राजी हो गए हैं कि किसी को सत्ता नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को सत्ता चाहिए जनता की सर्विस करने के लिए। हम मुख्य सेवक, लेकिन अकेले सत्ता चाहिए, किसी के साथ ये सत्ता आप नहीं बांटना चाहते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, एकला चलो रे। नहीं, एकला चलो क्यों? अभी तो सभी भाई महाराष्ट्र में एकला चलो रे।
हम सब सेवक हैं। अखिलेश तो जो मैंडेट मिला है उसको सेवा करने दीजिए। ने सोच लिया था कुछ नहीं चाहिए, उनको पूरा मैंडेट मिलेगा, 100% बहुमत मिलेगा, वो नहीं मिला। और नहीं मिलने के बावजूद आज भी एनसीपी का जो सपोर्ट मिल रहा है उसको ना नहीं बोल रहे हैं। सीधे सीधे कल भी मीटिंग होगी आदरणीय मोदी साहब के साथ में, उनकी मीटिंग उधर क्यों नहीं तय किया कि हम कभी एनसीपी का सपोर्ट नहीं ले लेंगे, ऐसा क्यों नहीं डिक्लेयर करते? क्यों नहीं तय कर रहे हैं? देखिए संबित पात्रा जी, ये तय कीजिए ना कि एनसीपी का समर्थन नहीं लेंगे, शिवसेना से लेंगे। शिवसेना तैयार है इसके लिए? आप एक नए खेल में लगे हुए हैं, एनसीपी को भी बीच में ला दिया आपने, सीन में मना नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी हमारी बैठक होगी, उसके बाद निर्णय होगा। हाँ। शिवसेना भी हमारा भाई है, हम उससे बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते, हमने कभी उनसे लड़ाई नहीं की। मतलब दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं डॉक्टर संबित पात्रा? केंद्र में हम साथ ना देखिए, दोनों हाथ में लड्डू लेकर आप चलना चाह रहे हैं। जनता ने सभी हाथ में लड्डू दे दिया तो क्या लड्डू नहीं कह रहे हैं आप? तो ये लड्डू तो जनता ने दिया है, लड्डू जनता ने दिया है। एक लड्डू खा लीजिए ना सर, 2 लड्डू क्यों खाना चाह रहे हैं? आत्मा खराब हो जाएगा। गणपति बप्पा का लड्डू है अखिलेश जी। नहीं, गणपति बप्पा का लड्डू है, सभी लड्डू है वो। संजय सिंह जी आखिरी कमेंट, करप्शन का लड्डू है। इलेक्शन के पहले संजय सिंह जी आखिरी कमेंट, वक्त नहीं है मेरे पास। करप्शन का लड्डू खाएंगे क्या? एमएलए आए थे उत्तर प्रदेश में 174 एमएलए, उसके बावजूद इन्होंने मायावती की सरकार बनाई थी, 64 एमएलए थे उनके पास। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई ये चलिए पार्टी को सपोर्ट। एक मिनट, हम बहुत पीछे चले गए। चित्रावार जी 20 सेकंड में अगर आप जवाब दे पाए कर सकते हैं। चित्रावार जी, अगर बीजेपी और शिवसेना साथ आ जाती है तब भी बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं आप लोग? बीजेपी और शिवसेना अगर साथ में आ जाती है तो हम विरोध में भी काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी की भूमिका ये है जी। आप मेरी बात समझिए, हमने आपसे ये कहा कि कल हमारे नेताओं ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक महाराष्ट्र में स्थिर सरकार है, इसलिए हम बीजेपी को बाहर से सपोर्ट देना चाहते हैं। हमने वैसे प्रस्ताव रखा है। मीम अफजल साहब, मैं आपसे माफी चाहूंगा, नहीं है तो विपक्ष की भूमिका भी बहुत अच्छी तरह से बात नहीं कर पाए इस सेगमेंट में, समय नहीं है मेरे पास सर। आप तमाम लोगों जी माफी चाहूंगा सर, वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वक्त में कुछ घंटों में महाराष्ट्र में क्या होगा, किस तरह से आप देखेंगे सियासी घटनाक्रम बदलेगा, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज।